एक विध्वंसकारी दुनिया में जहां सरकार अपने लोगों पर अत्याचार करती है और युद्ध लगातार चलता रहता है, डेनिस नामक एक महिला दूसरों के बीच बैठी है, अपने नोटबुक में काले जूते लिख रही है। उसके आसपास सभी लोग काले जूते पहन रहे हैं सिवाय उसके। वह एक टैक्सी बुलाती है और खिड़की से सिर बाहर निकालकर सफर करती है। जब कार चलती है, एक सूट पहने आदमी टैक्सी को रोकता है और अंदर बैठता है। डेनिस देखती है कि वह भी काले जूते पहन रहा है। वह ड्राइवर की ओर अपना हाथ बढ़ाता है, जो उसे एक छोटे चांदी के उपकरण से स्कैन करता है। जल्द ही डेनिस अपने गंतव्य पर पहुंचती है और कार से बाहर निकलती है। जैसे ही वह चलना शुरू करती है, उसके जूते की एड़ी टूट जाती है। उसे उतारना पड़ता है। दूर एक बड़ा बवंडर नजर आता है, इसलिए वह पास के रेस्तरां में शरण लेने का फैसला करती है। आप जूते पहने बिना अंदर नहीं आ सकते। बाहर एक बवंडर है। अंदर एक वेटर उसे बताता है कि वह जूते पहने बिना अंदर नहीं आ सकती थी। वह समझाने की कोशिश करती है कि एक बवंडर आ रहा है, लेकिन वेटर और प्रबंधक दोनों उसे अंदर आने से मना कर देते हैं। आप जूते पहने बिना अंदर नहीं आ सकते। एड़ी टूट गई है। ओह, यहाँ एक बवंडर आ रहा है। वहाँ कुछ अजीब है। जूते पहने बिना अंदर नहीं आ सकते। बिना जूतों के नहीं भा। डेनिस बारिश को देखती है, हैरान होकर कि वे इसे कैसे नकार रहे हैं। बाद में डेनिस घर जाती है। वहां पहुंचने पर वह एक तेज वस्तु उठाती है, जैसे कि खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हो, लेकिन एक आदमी उसके पीछे से आवाज देता है। यह एंटन है। वह उसे बताता है कि अब वह ग्राहक संबंधों के प्रमुख हैं और अंततः उनके पास अपनी मेज है। हम क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो करते हैं वह क्यों करते हैं? नहीं। एंटन उसके जूतों पर नजर डालता है और कहता है कि वह बैंक में वैसे कपड़े पहनकर काम नहीं कर सकती थी। तब वे देखते हैं कि वेस नामक एक आदमी पास में अजीब तरह से व्यवहार कर रहा है। एंटन बताता है कि वेस युद्ध से लौटने के बाद से ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। डेनिस वेस की नजरों का अनुसरण करती है और आसमान को देखती है। वहां 2 चंद्रमा हैं भी। वह एंटन को दिखाती है, जो उन्हें भी देखता है। पापा वहाँ भी। वह तेजी से बैंक लौटती है और पैट्रिक को बताती है कि कुछ हो रहा है, कि आसमान में 2 चंद्रमा हैं। पैट्रिक पूछता है कि क्या किसी और ने उन्हें देखा, और वह उसे बताती है कि एंटन ने देखा। पैट्रिक उसे देखने के लिए बाहर पीछा करता है, लेकिन वह उसे नहीं देखता जो वह बता रही है। डरे हुए हो। यह सोच पूरी सभ्यता के लिए डरावनी है। पत्थर, बादल, गुरुत्वाकर्षण। बाद में डेनिस घर लौटती है भी। उसकी रूममेट जानिया उसे याद दिलाती है कि किराया देने का समय आ गया है। डेनिस तर्क देती है कि वह मुश्किल से कोई जगह लेती है। वह एक कोने में सोती है और वह बेरोजगार है। जानिया की दोस्त उसे अपनी जिंदगी संभालने के लिए कहती है। फिर डेनिस उनसे पूछती है कि क्या उन्होंने जमीन में गड़गड़ाहट महसूस की, सोचते हुए कि यह 2 चंद्रमाओं से जुड़ा हो सकता है। दोनों महिलाएं उसे अनदेखा कर देती हैं और चली जाती हैं। अलविदा फिर। कहीं और एक व्यक्ति जिसका नाम एलटी डैनियल विंथ्रोप है और प्रोफेसर एडुआर्डो मेली डैनियल के घर में प्रवेश करते हैं। अंदर डैनियल एक फाइल निकालता है और एडुआर्डो को बताता है कि उनके पास एक समस्या है। वह समझाता है कि विश्वविद्यालय ध्वस्त हो रहे हैं और वह एडुआर्डो को अकादमिक जगत से बाहर निकालकर उच्च पदस्थ सरकारी स्थिति में जाकर मदद कर सकता है। मैं आपको अकादमिक से दूर एक उच्च स्तरीय सरकारी पद में रख सकता हूँ। वे विश्वविद्यालयों पर कार्रवाई कर रहे हैं। एडुआर्डो मना कर देता है, कहता है कि वह एक और भ्रष्ट अधिकारी नहीं बनना चाहता है, वह सत्य चाहता है। डैनियल जवाब देता है कि उनके पास अपनी सच्चाई है, उन्हें जो चाहिए वह शक्ति है। दोनों बहस करते हैं जब तक डैनियल आखिरकार एडुआर्डो पर रिपोर्ट को ठीक करने के लिए चिल्लाता है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? इसे ठीक करो। अधिकार हमें भगवान से प्रकृति के माध्यम से मिलते हैं। उन अधिकारों की रक्षा करो। सरकार अधिकार नहीं देती, वह कारण देती है। अगले दिन टॉम और वेस एक रेस्तरां में जाते हैं ताकि वेस को नौकरी मिल सके। स्टाफ उसे नौकरी देने से मना कर देता है, कहता है कि वे पहले अपने लोगों को प्राथमिकता देते हैं। टॉम समझाने की कोशिश करता है कि वेस युद्ध से अभी लौटा है, लेकिन स्टाफ फिर भी मना कर देता है। जब वे बाहर जाते हैं तो वे पैट्रिक और डेनिस से टकराते हैं। पैट्रिक को देखकर आंद्रे टिप्पणी करता है कि वह असामान्य दिखता है। डेनिस उसकी रक्षा करती है, कहती है कि वह अपने काम में अच्छा है, लेकिन लोग उसे उसकी दिखावट के कारण नौकरी नहीं देते हैं। वे उसे नौकरी नहीं देते क्योंकि वह असामान्य दिखता है। मैं असामान्य नहीं हूँ। तहखाने की परियोजना पे। मेरे वहाँ करियर होगा, ठीक है। हाँ। अब जब पैट्रिक को बैंक में नौकरी मिल गई है, डेनिस पूछती है कि वह और अन्य लोग कहाँ से हैं। टॉम बताता है कि वे कई स्थानों से यात्रा कर चुके हैं और यहाँ आए क्योंकि यह एक निष्पक्ष देश है। वह आंद्रे को अपने भतीजे के रूप में पेश करता है। आंद्रे की सेना की टोपी देख डेनिस उसके बारे में पूछती है और वह उसे बताता है कि यह उसके पिता की थी। जाने से पहले डेनिस वेस से पूछती है कि क्या उसने 2 चंद्रमा देखे हैं, लेकिन वह कहता है नहीं था। क्या तुमने 2 चंद्रमा देखे? बाद में डेनिस और पैट्रिक एक रेस्तरां में जाते हैं भी। समाचार में डैनियल रिपोर्ट करता है कि लोग जो आसमान में देख रहे हैं वह सिर्फ असामान्य मौसम पैटर्न के कारण उत्पन्न मृग तृष्णा है। आसमान में रेखाओं का धुंधलापन। वे सब कुछ सामान्य बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ समय बाद डेनिस एक नौकरी साक्षात्कार में जाती है। साक्षात्कार के दौरान वह साक्षात्कारकर्ता से अजीब आसमान के बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन महिला उसे अनदेखा कर देती है और अपने प्रश्नों को जारी रखती है। वह डेनिस से पूछती है कि अगर वह किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के बगल में बैठ सकती तो वह किसे चुनेगी। विकल्प है एक राजनेता, एक संगीत स्टार या एक खेल व्यक्ति। डेनिस इसके बजाय कवयित्री सिल्विया प्लाथ को चुनती है। साक्षात्कारकर्ता वही विकल्प फिर से दोहराती है,
लेकिन डेनिस चुनने से इनकार कर देती है। ए राजनेता, बी एक संगीत स्टार। हरमन हेस का काम बहुत दिलचस्प है। महिला खड़ी होती है और जब वह ऐसा करती है तो डेनिस देखती है कि उसने काले जूते पहने हैं। अचानक बाहर बंदूक की आवाज गूंजती है। डेनिस बाहर दौड़ती है और देखती है कि एक महिला जमीन पर पड़ी है। चोरी करने के लिए उसे गोली मारी गई है। एक अधिकारी पुष्टि करता है कि नया नियम है कि चोरों को देखते ही गोली मार दी जाए। डेनिस नीचे देखती है और देखती है कि अधिकारी भी काले जूते पहने हुए थे। आपके जूते बहुत साफ हैं पॉल। वह जमीन हमारी है। जब वह घर की ओर चलती है तो वह टॉम से मिलती है और उसे बताती है कि क्या हुआ। वह यह भी बताती है कि उसने दिन के समय भी 2 चांद देखे हैं। टॉम अपनी धारणा साझा करता है कि एक पुनर्जागरण आने वाला है। ब्रह्मांड का केंद्र नहीं था भी, सब कुछ का पुनर्मूल्यांकन किया जाना था। वह उसे बताता है कि वह एक कवि है और अपनी कला के बारे में बात करता है। डेनिस एक और युद्ध शुरू होने की अफवाह का उल्लेख करती है और टॉम इसे पुष्टि करता है। वे अलग होने से पहले वह उसे पक्षी अभयारण्य में जाने के लिए आमंत्रित करता है, जहां वह एक सफाई कर्मी के रूप में काम करता है। मैं एक सफाई कर्मी हूँ जो पक्षियों की भाषा बोलता है। जब डेनिस घर लौटती है तो जानिया उसे बताती है कि उसे बाहर जाना होगा क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड किम अंदर आ रहा है। जानिया उसे एक सरकारी गोली देती है, लेकिन डेनिस उसे लेने से इनकार कर देती है बिना किसी सहानुभूति के। जानिया और उसके दोस्त चले जाते हैं। खुले कंप्यूटर स्क्रीन पर डेनिस एक समाचार रिपोर्ट देखती है जो आने वाले युद्ध की घोषणा कर रही है। बाद में डेनिस जानिया की कला प्रदर्शनी में शामिल होती है, जहां प्रसिद्ध कलाकार फोएबे भी उपस्थित हैं। जब जानिया मेहमानों के साथ मिलती है तो डेनिस उसे एक तरफ खींचती है और याद दिलाती है कि सरकारी नियमों के अनुसार 1 महीने की बेदखली सूचना आवश्यक है। जानिया उसे अनदेखा करती है और चली जाती है। हम बहुत ज्यादा हैं और यह सारा कचरा हर जगह। रुको, सरकार कहती है कि आपको मुझे 1 महीने का नोटिस देना होगा, तो आप मुझे बाहर नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है? दिबेल, तुम्हारा भाई वर्दी में क्या कर रहा है? वो वीआईपी यहाँ रह रही है और किम और मुझे उसके साथ अच्छा समय बिताना है। अगले दिन पैट्रिक डेनिस को चेतावनी देता है कि उसे उसका पीछा नहीं करना चाहिए क्योंकि वह उसकी प्रतिष्ठा को खराब कर सकती है। फिर भी डेनिस आकाश और 2 चंद्रमाओं के बारे में बात करती रहती है। अंत में पैट्रिक उसे बताता है कि अगर वह यह बात करना बंद कर दे कि उसे फुटबॉल से कितना नफरत है तो उसके रूममेट्स ब्रूस और बीट उसे उनके साथ रहने दे सकते हैं। डेनिस पैट्रिक के घर में चली जाती है, जहां उसे उसके रूममेट्स के साथ फुटबॉल देखने के लिए मजबूर किया जाता है। हालांकि ब्रूस के साथ रहना मुश्किल है। वह डेनिस पर चोरी का आरोप लगाता है और कहता है कि उसकी पिछली अपार्टमेंट से उसे निकालने का कोई कारण जरूर होगा भी। उस अपार्टमेंट में तुम्हारे कोने से तुम्हें निकालने का एक कारण है, डेनिस था। गुस्से में डेनिस उस पर एक किताब फेंकती है। नतीजतन उसे फिर से निकाल दिया जाता है। अपना सूटकेस लेकर वह टॉम से मिलने जाती है। जब वह पहुंचती है तो वह उसे बताती है कि उसने किसी को मारा और वह उसे आश्चर्यजनक रूप से बधाई देता है। फिर वह उसे अंदर आने का निमंत्रण देता है। जब डेनिस आंद्रे से बात करती है तो अचानक एक भूकंप कमरे को हिलाना शुरू करता है। वेस अंदर आता है और उनकी जांच करता है और डेनिस अपनी निराशा व्यक्त करती है। अजीब बातें होती रहती हैं, फिर भी हर कोई उन्हें नजरअंदाज करता रहता है। लोग जानते हैं, लेकिन वे इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इस दुनिया के जाने से पहले कौन जानेगा? आंद्रे एक सपना साझा करता है जो उसने कभी देखा था। उसमें आकाश में कोई सूर्य नहीं था, लेकिन उसका पिता फिर भी उठकर तैयार हो जाता था जैसे सब कुछ सामान्य हो। आंद्रे ने उससे पूछा क्या उसने वास्तव में नहीं देखा कि सूर्य चला गया था भी। बाद में आंद्रे के लैपटॉप की आवाज से डेनिस जाग जाती है। स्क्रीन पर एक युवा लड़के का युद्ध पर जाने से पहले साक्षात्कार लिया जा रहा है। फिर क्या आपको यह स्पष्ट है कि हमें लड़ने के लिए आपको क्यों चाहिए? खैर, यह बहुत कुछ समझाता है। वह बच्चा डरा हुआ लगता है, मैं नहीं भी, और मैं वेस की तरह इसके बारे में बिल्कुल पागल नहीं हो जाता। कुछ समय बाद डेनिस टॉम के साथ बैठती है और पूछती है कि युद्ध से पहले वह क्या करता था। वह उसे बताता है कि वह कंप्यूटर मरम्मत में काम करता था भी। फिर वह एक किताब लिखने की अपनी योजना के बारे में बात करता है जो दुनिया के बारे में कविताओं का संग्रह है। मेरी एक योजना है, एक किताब लिखने की योजना। मैं चाहता हूँ कि लोग यह संदेश देखें। उनकी बातचीत के बाद डेनिस अपने सूटकेस के साथ निकल जाती है। बाहर ब्रूस और बीट उसे ढूंढते हैं और उसे बताते हैं कि उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी हुआ है। डेनिस जोर देती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया है। वे बताते हैं कि उसे गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि वह अपनी संतुलन गोलियां लेने से इनकार करती है, चुप नहीं रहती है और सरकारी नियमों को नहीं मानती है। तुम्हारी संतुलन गोलियां नहीं लेना पे, तुम्हें बड़ा हो जाना चाहिए था। डेनिस पे, मैं फोन कॉल कर रहा हूँ। वेस पीछे से आता है और उन पर हमला करता है, जिससे डेनिस को बचने में मदद मिलती है। घबराकर डेनिस ज्ञानी को ढूंढने के लिए दौड़ती है। जब वह आती है तो वह फोएबे के साथ होता है। जब डेनिस उससे बात करने की कोशिश करती है तो फोएबे ज्ञानी को उसके साथ आने के लिए कहती है कि उनके पास समय नहीं है। जाने से पहले ज्ञानी डेनिस को गले लगाता है और उसे बताता है कि एड्रियन पहाड़ों में छिपे एक समूह में शामिल होने के लिए चला गया है। वह बताता है कि वह डेनिस और कई अन्य लोग सरकारी अस्वीकृति सूची में हैं, इसीलिए उन्हें जाना होगा भी। फिर वह फोएबे के साथ चला जाता है। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, डेनिस। निराश डेनिस बैंक की ओर दौड़ती है और पैट्रिक को ढूंढने के लिए तहखाने की ओर जाती है, लेकिन उसकी बजाय वह वहां बैठे हुए दूसरे आदमी को देखती है
वह आदमी उसे देखकर घबरा जाता है और भाग जाता है, चिल्लाता है कि वह उसके साथ नहीं देखा जा सकता था। डेनिस उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन वह भागता रहता है, चिल्लाता है कि वह सूची में है। मैंने कहा पैट्रिक कहाँ है? तुम सूची में हो। जैसे ही वे दौड़ते हैं, जमीन फिर से हिलने लगती है। वह आदमी जमीन पर गिर जाता है, लेकिन जल्दी से उठ जाता है। जब डेनिस पूछती है कि वह वहां क्यों लेटा था, तो वह इससे इनकार करता है। वह उस पर जोर देती है, पूछती है कि वह इतनी छोटी बात के बारे में क्यों झूठ बोलेगा। वह कहता है कि वह नहीं चाहता कि लोग उसे अजीब समझें। वह भी सूची में नहीं आना चाहता थे। जब वह पूछती है कि पैट्रिक कहाँ है, तो वह अंततः स्वीकार करता है कि पैट्रिक जेल में है। मैं सूची में हूँ जैसे तुम और पैट्रिक थे। पैट्रिक कहाँ है? जेल। फिर डेनिस टॉम के पास वापस जाती है और पैट्रिक को बाहर निकालने में उसकी मदद मांगती है। टॉम उसे एक तरफ ले जाता है और उसे अपनी नोटबुक दिखाता है। सिर्फ 2 दिनों में उसने 10 कविताएं लिखी हैं। टॉम डेनिस को उम्मीद के बारे में बताता है कि कैसे एक दिन दुनिया कविता की ओर मुड़ेगी थी। अपने घर वापस जाकर दोनों और करीब आते हैं और अंततः अंतरंग हो जाते हैं। बाद में जब डेनिस बाहर निकलती है, तो वह आंद्रे से टकरा जाती है। वह उसे बताता है कि वह युद्ध में जाने वाला है। डेनिस हैरान हो जाती है, उसे याद दिलाती है कि उसके पास केवल एक हाथ है। और मुझे युद्ध में लड़ने के लिए जाना है। तुम युद्ध में नहीं लड़ सकते थे। मेरा मतलब है। ओ, अब वे किसी को भी ले लेते हैं। उसके साथ रास्ते अलग करने के बाद डेनिस सेना प्रशिक्षण केंद्र जाती है। वह एक सैनिक से कहती है कि उसकी दोस्त का बेटा विकलांग है, लेकिन उसे लड़ाई के लिए भर्ती किया गया है। जब सैनिक उसका नाम पूछता है, तो वह कहती है जानिया। लेकिन जब वह उसकी पहचान पत्र मांगता है, तो डेनिस घबरा जाती है और भाग जाती है। जब वह घर लौटती है, तो उसे घर खाली मिलता है। टॉम चला गया है। उसने एक नोट छोड़ दिया है जिसमें लिखा है कि वह पैट्रिक को नहीं ढूंढ सका, नहीं जानता वह कहाँ है, और कि वह और अन्य लोग हमेशा के लिए चले गए हैं। मैंने कोशिश की, लेकिन मैं पैट्रिक तक नहीं पहुंच सका था। मुझे नहीं पता वह कहाँ है। एक बार फिर डेनिस अपना सूटकेस पैक करती है और बाहर निकलती है। वह जानिया से मिलने जाती है और उसे बताती है कि टॉम चला गया है। जानिया उसे फिर से अपार्टमेंट में रहने का प्रस्ताव देती है और उसे समायोजित होने की सलाह देती है। यह सुनकर डेनिस गुस्से में अपनी कविता की किताब फेंक देती है और चिल्लाती है कि वह फिर से सामान्य होगी था। मैं अपनी कविता से छुटकारा पा रही हूँ। मैं सामान्य होने जा रही हूँ। इस बीच सरकार का विरोध करने वाले विद्रोहियों का एक समूह इकट्ठा हो रहा है। उनमें वेस, टॉम, एडुआर्डो और कई अन्य लोग शामिल हैं। डेनिस छुट्टी समारोह के लिए जानिया और उसके दोस्त के साथ जुड़ती है। एडुआर्डो भी वहां है। भी समायोजित होने की कोशिश में डेनिस हंसती है और नाचती है, जैसे बाकी सबकी तरह होने का नाटक करती है। बाहर फोएबे और एडुआर्डो बात करने के लिए अलग हो जाते हैं और उससे आसमान के बारे में पूछता है। फोएबे स्वीकार करती है कि यह उसे डराता है। एडुआर्डो पूछता है कि क्या यह 2 चंद्रमाओं के कारण है या आकाश में फैली अजीब रेखा के कारण था कहीं, और आंद्रे टॉम को बताता है कि उसने डेनिस को जश्न मनाते देखा, कि वह बाकी सबकी तरह हंस रही थी और नाच रही थी। टॉम इसे नजरअंदाज कर देता है। तुम उसकी स्थिति नहीं जानते थे। उसे अकेला छोड़ देना ही अच्छा है। शायद उसे पता भी नहीं है कि हम यहाँ हैं। उस रात बाद में डेनिस विद्रोही समूह का सपना देखती है। जब वह जागती है, तो वह पाती है कि वे उसे घेरे हुए हैं। हर कोई जो गायब हो गया था, टॉम, वेस, एडुआर्डो और अन्य वहां हैं। वे उसे उनके साथ जुड़ने के लिए कहते हैं। हम इसे मिस्टर कहते हैं। टाइम वार्प भी। सुनो डेनिस, हर कोई जिसने इसके लिए नहीं गिरा। नहीं था, लेकिन सुनो, मैं नहीं कर सकता भी। मैं नहीं कर सकता भी। मैं तुमसे नहीं जुड़ सकता भी। मैं डेनिस मना कर देती है, कहती है कि वह अब एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रही है। उसके पास एक कंप्यूटर कंपनी में नौकरी भी है। भी वे उसे मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई पास आता है और समूह बिखर जाता है। प्लीज कृपया हमारे साथ जुड़े। जल्द ही विद्रोही फिर से समूह बनाते हैं और योजना बनाना शुरू करते हैं। उन्होंने ब्लैक शूज को गिराने का फैसला किया है, जो सरकार के वफादार प्रवर्तक और आत्मसमर्पण का प्रतीक है। मेरे पास ग्रेनेड है। मैं सबको बता रहा हूँ भी। पहले ही मिल चुका है। हिंसा और बंदूकों के साथ नहीं। डेनिस विद्रोहियों के साथ जुड़ती है और उनमें एंटोन को देखकर आश्चर्यचकित होती है। वह उसे गर्मजोशी से नमस्ते करती है। जल्द ही हर कोई अपने निर्दिष्ट कार्यों की ओर बढ़ता है। रास्ते के पार डेनिस देखती है कि टॉम उसे हाथ हिला रहा है। वे एक ट्रक में एक साथ चढ़ते हैं और लेट जाते हैं, एक दूसरे को पास पकड़ते हैं। कुछ समय बाद कई विद्रोही छिपने की जगह पर वापस दौड़ते हैं। सांस भरी हुई और घबराई हुई स्थिति में वे एडुआर्डो को बताते हैं कि उनकी पहचान उजागर हो गई है। खतरे को महसूस करते हुए एडुआर्डो अन्य लोगों को चेतावनी देने के लिए दौड़ता है। इस बीच सरकार पकड़े गए विद्रोहियों को फांसी देने की तैयारी करती है। फांसी शुक्रवार को सुबह 10:00 बजे आयोजित की जाएगी। एडुआर्डो डेनियल के पास जाता है माफी मांगते हुए, लेकिन डेनियल उसकी ओर पीट कर लेता है। गार्ड्स आते हैं और एडुआर्डो को गिरफ्तार कर लेते हैं। भी बाद में डेनिस समाचार देखती है डर से, जब प्रसारण एडुआर्डो की गिरफ्तारी की रिपोर्ट करता है और कि डायना नाम की एक महिला ने लेफ्टिनेंट डेनियल विंथ्रोप के तहत उसे पकड़ने में मदद की, जैसा कि एक महिला के लिए सही है। एड्रियन को भी लिया जाता है और दोनों पुरुषों को फांसी की सजा सुनाई जाती है। ऑपरेशन में मदद कर रहे सैनिकों में बेंजामिन शामिल है, जो एक पूर्व विद्रोही है जो अपने दोस्तों को इनाम के पैसे के लिए उनकी छिपने की जगह का खुलासा करके धोखा देता है। वह शानदार था। यहीं पर पहाड़ों में दूर आंद्रे टॉम को बताता है कि उसे सैन्य सेवा के लिए रिपोर्ट करना है।
जब आंद्रे अपने पिता के बारे में बात करना शुरू करता है तो टॉम नाराज हो जाता है और दोनों कड़ाई से बहस करते हैं जब तक कि आंद्रे बाहर नहीं निकल जाता भी। हमारा कोई साया नहीं है क्या? यह सच नहीं हो सकता। पर ऐसा लगता है जैसे हम अब अस्तित्व में नहीं हैं। नहीं भी नहीं, मैं अस्तित्व में हूँ। उसके जाने के बाद डेनिस और टॉम अपने विश्वासों को लेकर टकराते हैं। टॉम जोर देकर कहता है कि कला और कविता दुनिया को बदल सकती हैं, जबकि डेनिस कहती है कि ऐसे विचार ऐसे समय में भोले हैं। और जो कुछ आप कर सकते हैं वह है जीवित रहने की कोशिश करना। मैं तुम्हारे लिए बहुत बुरा महसूस करता हूँ कि तुम इस सब के किनारे पर जी रहे हो। इसी बीच ब्लैक शूज, जो सरकार के सख्त कार्यकर्ता हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। डेनिस पूछती है पैट्रिक के साथ क्या हुआ और कोई ठंडे दिल से उसे बताता है कि उसे खत्म कर दिया गया है। जब वह पूछती है इसका मतलब क्या है तो ब्लैक शूज में से एक उसकी तरफ झपटता है, जिससे उसे भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है क्योंकि उसके पैरों के नीचे जमीन जोर से हिलती है। आप गद्दार हैं, तुम गद्दार हो डेनिस। मैं तुम सबको पकड़वाने जा रहा हूँ। बाद में डेनिस को जानिया से कुछ पैसे मिलते हैं, जो नए सिरे से शुरुआत करने के विचार से उत्साहित है। जानिया का कहना है कि उसने सुना है कि सूरज कल नहीं उग सकता कहीं और आंद्रे सेना में भर्ती होने के लिए दृढ़ रहता है। टॉम की उसे रोकने की निराशाजनक कोशिशों के बावजूद सैनिक आते हैं और उन्हें जबरदस्ती अलग करते हैं। पर क्या यह युवक भर्ती हो चुका है? उसने हस्ताक्षर कर दिए भी। उत्तम है। सामान्य रहने की कोशिश करो, ठीक है? तुम कर लोगे। थोड़े समय बाद डेनिस फिर से पैट्रिक से टकराती है। पर वह उसके चमकदार काले जूते देखती है, जो समर्पण का प्रतीक है। वह उसे चेतावनी देता है कि आने वाले तूफान में फंसने से पहले उसे निकल जाना चाहिए था। जाओ। उसी समय फांसी के मैदान में टॉम को एक गोली मारने वाली टोली के सामने खींचा जाता है, जबकि एडुआर्डो और एरियन अपने भाग्य का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही सैनिक निशाना साधते हैं, अचानक पहाड़ों से एक विद्रोह फूट पड़ता है, जिससे फांसी रुक जाती है। अराजकता में एक महिला ग्रेनेड लेकर दिखाई देती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर सके, वेस उसे पकड़ लेता है और विस्फोट में खुद की बलि देता है। गड़बड़ी के बीच डेनिस एक बड़े सरकारी मशीन को पास की दीवार में बने हुए देखती है। आवेग में काम करते हुए वह उसे तोड़ देती है। जैसे ही यह टूटता है, आकाश प्रकाश से भर जाता है, रंग दुनिया में लौट आते हैं और वह धुंधला ग्रे धुंध जो सब कुछ रखा था गायब हो जाता है। टॉम आंद्रे को भर्ती कैंप से भागने में मदद करता है, हालांकि सैनिक जल्द ही उसे फिर से पकड़ लेते थे। फिर भी बाकी बचे विद्रोही आशा बनाए रखते हैं। भूमि भर में सरकार के नियंत्रण के खिलाफ छोटे छोटे विद्रोह के समूह उभरने लगते हैं। डेनिस, जो कभी अपनी सुरक्षा के लिए मानने के लिए दृढ़ थी, अंततः समझती है कि वह अब उत्पीड़न के तहत नहीं जी सकती थी। वह विद्रोह के साथ खड़े होने का निर्णय करती है और इसके साथ एक नए शुरुआत का अवसर। हम सब वही करते हैं जो हमें करना होता है। हम भी चलो।